हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विषाणुओं के जो मुख्य प्रकार थे चार, है ना। उसमें से एक प्रकार को आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है जीवाणु भोजी, है ना। जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? विषाणुओं द्वारा जीवाणु को में जो संक्रमण पैदा किया जाता है ना, उनको भोजन के रूप में संक्रमित कर दिया जाता है, तो उसे क्या किया जाता है? जीवाणु भोजी कहा जाता है। ये टेडपॉल के समान होते हैं, है ना। जो टेडपॉल होती है उसके समान ये दिखाई देते हैं। और जो वैज्ञानिक हैं F.W. ट्वार्ट, है ना, F.W. ट्वार्ट ने सन 1915 में की थी। इसकी खोज कब की थी? सन 1915 में की थी। ठीक है। अब इसकी जो संरचना किस प्रकार की है, संरचना को देखिए। संरचना इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर जीवाणु भोजी मेंढक की टेडपोल लार्वा के समान दिखाई देते हैं, है ना। मेंढक की जो टेडपोल लार्वा होती है उसके समान जीवाणु भोजी दिखाई देते हैं। किसमें? सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर। इसका शरीर की जो संरचना होती है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? पहला शीर्ष, है ना, सिर। जीवाणु भोजी में सबसे ऊपर एक बहुभुजीय सिर होती है ना। जीवाणु भोजी में सबसे ऊपर बहुत भुजाओं से मिलकर बना एक सिर होता है। सिर के बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है। सिर का जो बाह्य आवरण होता है, बाह्य आवरण किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तथा अंदर का जो एक आवरण होता है वह एक रेखीय तथा द्विसूत्रीय डीएनए का पाया जाता है ना। इसके अंदर जो आवरण के अंदर क्या मौजूद होता है? एक रेखीय द्विसूत्रीय डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, रेखा में तथा द्विसूत्रीय डीएनए मौजूद होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा ग्रीवा, है ना। ग्रीवा के बारे में, या कॉलर जिसे कहा जाता है, सिर एवं पूंछ का जो संधि स्थल होता है, अर्थात सिर और पूंछ को जोड़ने वाला जो स्थल होता है उसे ग्रीवा कहते हैं, जो कि एक वलयाकार प्लेट के रूप में दिखाई देती है, उपस्थित होती है। ठीक है। अगला पूंछ। ग्रीवा के जस्ट नीचे एक बेलन के आकार की एक पूंछ पाई जाती है ना। ग्रीवा के नीचे बेलन के आकार की क्या पाई जाती है? पूंछ पाई जाती है, जिसमें नाभिकीय अम्ल का अभाव होता है। यहाँ नाभिकीय अम्ल मौजूद नहीं होता, है ना। पूंछ 8 विभिन्न प्रकारों के प्रोटीन से बनी एक संकुचनशील आवरण है। अर्थात जो पूंछ होती है वह 8 प्रकार के प्रोटीन से बनी होती है और एक संकुचनशील आवरण होता है। पूंछ में 24 वलयाकार वलय पाए जाते हैं। वलय के आकार का वलय पाया जाता है। ठीक है, 24 वलय आकार के वलय पाए जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है आधारीय प्लेट के रूप में। आधारीय प्लेट किस प्रकार से होता है? आधारीय प्लेट, तो आधारीय प्लेट का देखिए, पूंछ के आधारीय भाग में एक षटकोणीय प्लेट पाई जाती है ना। पूंछ के आधारीय भाग में, अर्थात सबसे निचला भाग में एक षटकोणीय, 6 कोणों से, है ना, षटकोणीय प्लेट पाया जाता है, जिसके सभी कोनों में, है ना, कोनों में नीचे की ओर खूंटीनुमा संरचना पाई जाती है। सभी कोने में जो नीचे की ओर खूंटीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे पेग कहते हैं या स्पाइक कहा जाता है। यह पेग जीवाणु भोजी को पोषक कोशिकाओं से संलग्न करने में सहायक होते हैं। अर्थात जो जीवाणु भोजी को पोषक कोशिका से जोड़ने का काम करते हैं, ये जो पेग है ना, स्पाइक। ठीक है, ये हो गए उसके मुख्य रूप से हमने उनके पढ़े संरचना के बारे में। अब हम उसके डिटेल करते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है। इसका एक मुख्य अंग होता है पूंछ तंतु, है ना। आधारीय प्लेट के ऊपरी भाग में सभी कोने में एक एक, है ना, अर्थात 6 कोने थे षष्ठभुज, तो 6 कोनों में पतले तंतु पाए जाते हैं, है ना। आधारीय प्लेट के ऊपरी भाग में 6 कोनों पर, है ना, 6 कोनों पर एक पतली तंतु पाई जाती है, जिसे पुच्छ तंतु कहते हैं। ठीक है, पुच्छ पर जो बनने वाले आधारीय भाग में तंतु होते हैं उसे पुच्छ तंतु कहते हैं। ये पोषक कोशिकाओं की भित्ति से जीवाणुओं को जोड़ने का काम करते हैं। पोषक कोशिका की, है ना, जो भित्ति है, पोषक कोशिका की जो भित्ति है उससे जीवाणु को जोड़ने के लिए काम करती है। जो दीवार है कोशिका की उससे जोड़ने का काम करती है। ये पुच्छ तंतु एक एंजाइम स्त्राव करते हैं जो जीवाणु
कोशिका भित्ति का लयन कर देते हैं, जिससे जीवाणु भोजी का डीएनए पोषक कोशिका में प्रवेश करता है। ठीक है, पोषक कोशिकाओं में प्रवेश करता है। जीवाणु भोजियों में जो प्रजनन होता है हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे। जीवाणु भोजियों में किस प्रकार का प्रजनन होता है। ठीक है, जो ऐसे प्रतिवलन विधि द्वारा निम्न चरण के गुणन होते हैं वे किस प्रकार से होते हैं। संक्रमण एवं जुड़ना, है ना, संक्रमण एवं जुड़ना। जो सर्वप्रथम जो जीवाणु भोजी होते हैं, जीवाणु कोशिका पर संक्रमण करता है, जीवाणु की कोशिका पर संक्रमण करता है तथा उसकी बाह्य भित्ति से अपने पुच्छ तंतु का एवं पेग की सहायता से संलग्न हो जाता है, जुड़ जाता है। अपनी जो बाहरी भित्ति से अपने पूंछ के तंतुओं एवं पेग की सहायता से ना बाहरी भित्ति से जुड़ जाता है। किसकी मदद से? पूंछ तंतु और पेग की मदद से। वेधन, है ना, इस चरण में जीवाणु भोजी के पुच्छ तंतु एक एंजाइम का स्त्राव करते हैं, है ना, जिसके कारण जीवाणु एवं जीवाणु भोजी के संपर्क स्थल, जिस स्थल पे जीवाणु भोजी की जो कोशिका स्थल होती है, भित्ति, है ना, उस स्थल पर जहाँ पर संपर्क होते हैं वह स्थल क्या हो जाती है? खुल जाती है और वहाँ पर एक छिद्र बन जाता है ना। जब वह खुल जाती है तो वहाँ पर एक छिद्र बन जाता है। जीवाणु भोजी का जो डीएनए होता है इसी छिद्र के माध्यम से जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। ठीक है, जबकि उसका जो प्रोटीन आवरण होता है बाहर ही रह जाता है। हम किसको कह रहे हैं? जीवाणु भोजी, समझ रहे हैं ना, विषाणु को कह रहे हैं ना। जीवाणु भोजी विषाणु को कहा जा रहा है, विषाणु, है ना। विषाणु का जो डीएनए होगा छिद्र के माध्यम से जीवाणु की कोशिका में प्रवेश करेगा और यह जब प्रवेश करेगी तो उसके पूंछ बाहर रह जाएगी और जो प्रोटीन का आवरण है वह भी बाहर रह जाएगी। नाभिकीय जो भाग है वह अंदर चले जाएगी। अगला जो पॉइंट है वह है जैव रासायनिक गुणन। जैव रासायनिक गुणन, इस चरण में जीवाणु भोजी का जो डीएनए होगा पोषक कोशिका के नाभिक के अंदर चला जाता है ना, अर्थात जो जीवाणु कोशिका के नाभिक के अंदर चला जाता है वहाँ पर एमआरएनए का संश्लेषण करता है, एमआरएनए का निर्माण करता है। जब जीवाणु का डीएनए पोषक कोशिका के नाभिक में चल जाता है तो एमआरएनए का निर्माण करता है। एमआरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव्य में चला जाता है। एमआरएनए केंद्रक के माध्यम से कोशिका द्रव्य में मौजूद हो जाता है, चला जाता है। वहाँ पर प्रोटीन का कैप्सिड आवरण बनता है ना, वहाँ पर प्रोटीन का एक कैप्सिड आवरण पाया जाता है। जब वह कोशिका द्रव्य में चला जाता है तो वहाँ पर क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन का बना एक कैप्सिड का आवरण पाया जाता है। जीवाणु भोजी का डीएनए बाद में द्विगुणित हो जाता है। जब वह उसके अंदर प्रवेश करता है और एमआरएनए का संश्लेषण करता है उसके बाद वह द्विगुणित होना शुरू कर देता है, द्वारा बहुत सारे डीएनए क्या करता है? निर्मित कर लेता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है विषाणु संगठन। विषाणु संगठन किस प्रकार से होता है? इस अवस्था में जीवाणु भोजी के डीएनए, जो जीवाणु भोजी का मुख्य डीएनए होता है, नवनिर्मित प्रोटीन आवरण के अंदर चले जाते हैं। एक नया आवरण जो प्रोटीन का होता है उसके अंदर चले जाते हैं। नया बना हुआ प्रोटीन का आवरण जब होता है ना, उसके अंदर वे जीवाणु भोजी का डीएनए क्या होता है? मौजूद हो जाता है, चला जाता है और तथा वहाँ पर वह क्या करता है? विकसित होकर एक नया, उसके अंदर विकसित होकर वह एक नया जीवाणु भोजी तैयार करता है। अगला पॉइंट विमुक्ति, है ना, विमुक्ति। जब जीवाणु कोशिका के अंदर बहुत से जीवाणु भोजी बन जाते हैं, है ना, जीवाणु कोशिका के अंदर बहुत से जीवाणु क्या बन जाते हैं? जीवाणु भोजी अर्थात विषाणु बन जाते हैं। ठीक ना, तो जीवाणु कोशिका की भित्ति का लयन हो जाता है ना। जीवाणु कोशिका से बाहर आकर नई जीवाणु कोशिका पर संक्रमण करते हैं। जब उसके अंदर कोशिका भित्ति के अंदर ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाते हैं? जीवाणु भोजी बन जाते हैं तो उसकी जो लेयर होती है, उसकी जो स्तर होती है वो फट जाती है ना, फट जाती है, जिससे जीवाणु भोजी बाहर आकर
वे दूसरी नई कोशिकाओं पर अर्थात जीवित कोशिकाओं पर फिर से जीवाणुओं के नए कोशिकाओं पर संक्रमण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार होती है उनकी विमुक्ति। और अब देखिए विषाणु संरचन, है ना, संचरण। विषाणु जो संचरण किस प्रकार से होता है, संक्रमित वस्त्र के, है ना, संचरण कैसे करता है अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचता है। संक्रमित वस्त्र उपकरण द्वारा या सिरिंज द्वारा, सामूहिक प्रसाधन द्वारा, रोपण द्वारा, बीज उपकरणों द्वारा और रोग वाहकों द्वारा, लैंगिक संपर्क या रक्त दान, है ना, लैंगिक संपर्क बनाना या ब्लड डोनेट करना, खांसने छींकने द्वारा, वायु द्वारा, दूषित जल, मृदा द्वारा और सीधे संपर्क आने पर हो सकता है ना, हवाओं में फैलने वाला वायरस। और तत्काल में अभी जो वायरस चल रही है कोरोना वायरस, आप सभी जानते हैं, है ना, इस तरीके से वायरस फैलती है। ठीक है, विषाणुओं का जो महत्व होता है किस प्रकार से होता है, वे हमारे लिए क्या होते हैं, हमेशा हानिकारक ही होते हैं, क्योंकि मनुष्य, पेड़ पौधे और जंतुओं में ये रोग ही उत्पन्न करते हैं। उनकी लाभ के लिए ये कोई ऐसा पदार्थ नहीं छोड़ती या उन्हें लाभ नहीं पहुंचाती, हमेशा हानि ही पहुंचाती है। इसके बावजूद भी विषाणु हमारे लिए लाभप्रद होते हैं, कुछ ऐसे, है ना, होते हैं कुछ क्षणों के लिए। तो हम उसको पहले पढ़ लेते हैं, विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। तो विषाणुओं द्वारा होने वाले जो रोग हैं, मनुष्यों में किस प्रकार का रोग होता है, पोलियो, चेचक, चिकन पॉक्स जिसे माता कहा जाता है, पीलिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा, एड्स या रेबीज, है ना, इस प्रकार से होते हैं बीजाणुओं के द्वारा होने वाले रोग। जंतुओं में होने वाले रोग क्या हैं, खरगोश में मुख्य रूप से मिस्कोमेटोसिस रोग होता है ना, बंदरों में KFD रोग होता है, रेबीज, और, है ना, रेबीज होता है जंतुओं में भी। मुंह या खुर रोग आप जान रहे हैं, ये जानवरों में होता है। मुंह रोग भी होता है, मवेशियों में पाया जाता है। पौधों में होने वाले रोग, टमाटर, तंबाकू, सेम, पपीते का जो मोजेइक है ना, मोजेइक रोग, ठीक है, पपीता का जो पर्णमोड़न है ना, पर्णमोड़न रोग जो होता है, पपीते में जो पत्ता क्या होता है, पीला होने लगता है। कुछ ऐसे जीवाणु उसमें क्या होते हैं, विषाणु उसमें संक्रमित कर देते हैं उन पत्तों को, जिससे वे पीला हो जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है और पौधा मर जाता है। केले का जो बंची टॉप रोग होता है, बंची टॉप रोग, विषाणुओं में जो उपयोग होता है, विषाणुओं के जो मुख्य उपयोग होते हैं, देखिए किस प्रकार से होता है। विषाणुओं के, ये सजीवों निर्जीवों का एक संयोजन कड़ी होता है, सजीवों और निर्जीवों का ये संयोजन कड़ी होता है। कहने का मतलब इनमें मुख्य रूप से सजीव का भी लक्षण पाया जाता है और निर्जीव का भी लक्षण पाया जाता है। ये कार्बनिक विकास को समझने में सहायक होते हैं। जैविक नियंत्रण अर्थात जीवाणु भोजी, जीवाणुओं का भक्षण करना, इनका उपयोग जीवाणु के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसका जीवाणु भोजी का जो उपयोग होता है, जीवाणुओं को नष्ट करके विषैले रासायनिक पदार्थों का, है ना, स्थान पर एक जैविक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है। जो जीवाणुओं द्वारा विषैली रसायन छोड़े जाते हैं उन पर ये हथियार के रूप में काम आते हैं। साइनोफेज के रूप में ये उपयोग करते हैं। विभिन्न स्थानों पर नीली हरी शैवाल साइनो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, है ना। ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी में जीवाणुओं का उपयोग एक वेक्टर के रूप में किया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने का भी काम करता है। वेक्टर वाहक कहा जाता है, जो किसी भी वस्तु को, है ना, हम किसी भी क्या को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है आवश्यकता अनुसार, है ना, जिसे
डिलीवरी बॉय हम कहते हैं। और ये मानव शरीर में जब होता है ना, कि अनुवांशिक पदार्थों को जब एक जीव से दूसरे जीव तक ट्रांसफ़र किया जाता है या पहुंचाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, वेक्टर कहते हैं या वाहक कहा जाता है ना। जीवाणु भोजी किल लयनकारी जो संवर्धनों का उपयोग अंतरिक्ष सूक्ष्मजीवी विज्ञान में विकिरण सूचक के रूप में किया जाता है। सूक्ष्मजीव विज्ञान में क्या विकिरण सूचक के रूप में किया जाता है। और गंगा नदी के पानी में जीवाणु भोजी पाए जाते हैं। जीवाणु भोजी का भक्षण करके गंगा जल को स्वच्छ रखा जाता है। वायराइड्स के बारे में आप पढ़ लेते हैं। वायराइड सबसे सूक्ष्मतम संक्रामक रोगजनक है ना। वायराइड जो होता है सबसे सूक्ष्मतम संक्रामक रोगजनक है, जो कि एक छोटे वलयकार एक सूत्रीय आरएनए के रूप में उपस्थित होता है। एक छोटा सा वलय के रूप में होता है और एकल सूत्री होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन का एक आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें किसी प्रकार से प्रोटीन का आवरण मौजूद नहीं होता। एक प्रारूपीय वायराइड 50 नैनोमीटर लंबा वलयाकार आरएनए होता है। जो प्रारूपी होता है वायराइड, वो 50 नैनोमीटर लंबा वलयाकार आरएनए का बना होता है। यह पौधों में रोग उत्पन्न करता है ना। यह पौधों में किस प्रकार रोग उत्पन्न करता है। यह आरएनए 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है ना। आरएनए जो बना होता है इसमें वायराइड में, वह 300 से लेकर 400 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। वायराइड शब्द का जो उपयोग किया था किसने, थियोडोर ओटो डिनर, है ना। थियोडोर ओटो डिनर ने किया था। इस प्रकार से उसकी हम संरचना के बारे में कुछ डिटेल्स ली थी कि यह वलयाकार होती है, एकल सूत्री होती है, आरएनए होती है ना, एकल सूत्री आरएनए होती है। और इसमें कुछ स्थानों पर द्विसूत्रीय भी क्षेत्रीय रूप से उपस्थित होते हैं। क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पर होते हैं। विषाणु और वायराइड में अंतर, मुख्य रूप से हम इसका अंतर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये 2 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं या 3 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। तो मुख्य रूप से यह न्यूक्लियोटाइड्स का अणु होता है विषाणु, और जो वायराइड होता है वह आरएनए कण होता है, संक्रामक आरएनए कण होता है। विषाणु में डीएनए आरएनए के बने होते हैं। जो विषाणु होता है वह डीएनए और आरएनए के बने होते हैं। लेकिन वायराइड जो होता है आरएनए का ही बना होता है, ओनली ऑन आरएनए का ही बना होता है। विषाणु आनुवांशिक पदार्थ के चारों ओर कैपिट्स उपस्थित होता है, जो प्रोटीन से बनी होती है। कैपिट्स वायराइड में अनुपस्थित होती है। इसका आकार अर्थात विषाणु का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। वायराइड वह विषाणु से भी सूक्ष्म होता है, अत्यंत छोटा होता है। यह सभी जीवों पर संक्रमण करता है ना। विषाणु सभी जीवों पर संक्रमण करता है, लेकिन वायराइड केवल पौधों पर, है ना, पेड़ पौधों पर ही संक्रमण करता है, उन्हें ही संक्रमित करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की क्लास होती है समाप्त, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इससे अगला चैप्टर। ठीक ना, आज के लिए धन्यवाद।